अब इसको थोड़ा एडजस्ट करें, वहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ से इधर क्या हुआ? आज क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक ये देख लिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या रोल था संविधान सभा का, और संविधान सभा ने किस तरह से हमारा संविधान बनाया। अब इसके आगे हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं वो क्या होती हैं। जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान के अंदर लगभग 8 अनुसूचियां थी जिन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल बोला जाता है। और जब संविधान बनाया गया तो उस समय 3 चीजें हमारे संविधान के अंदर डाली गई, वो था आपके पास पार्ट्स और शेड्यूल्स एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल। अगर आप देखिए कि ये शेड्यूल क्या होते हैं, कितने शेड्यूल अभी हमारे पास है, तो लगभग अभी हमारे पास करंट 12 शेड्यूल है और इससे पहले 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे संविधान के अंदर पार्ट्स है, पार्ट्स का मतलब भाग है, भाग हमारे संविधान में जो रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक ले लीजिए, उस बुक में किताब में क्या होता है, आपने किताब लिया है ऐसे, बाहर उसका इंडेक्स देखा 1 2 3 4 और उस इंडेक्स में क्या होते हैं, अध्याय दिए होते हैं कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, इन पार्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, इन पार्ट्स को हम कह सकते हैं चैप्टर, अध्याय। और सेकंड थिंग जो आपके पास जो आर्टिकल है, आर्टिकल हिंदी में क्या है, अनुच्छेद। तो अगर आप किसी भी पार्ट को पढ़ेंगे, किसी अध्याय को पढ़ेंगे, उस अध्याय के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। वो पैराग्राफ्स क्या रोल प्ले करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद जो चीजें छूट जाती है, सप्लीमेंट्री जो चीजें हैं, उसको किस में बताया गया है, उसको बताया गया है शेड्यूल के। जो चीजें छूट गई है, सप्लीमेंट्री है, उनको किसके अंदर बताया गया है, अनुसूचियों के अंदर। और ये अनुसूचियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपके पेपर में भी अनुसूचियों से सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो अनुसूचियां जब संविधान बना तो अनुसूचियां कुल कितनी थी आपके पास, 8 थी और अभी कितनी है, 12। अब आप देखिएगा कि पहली अनुसूची जो पहला शेड्यूल है उसमें किसके बारे में लिखा गया है, वो लिखा गया है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। और साथ में क्या है, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। इसका मतलब ये है कि जो पहला शेड्यूल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है स्टेट्स के बारे में, कि जैसे भारत के अंदर 28 राज्य है एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और उनकी सीमाएं, मतलब उनकी टेरिटरी, मतलब एक राज्य की बाउंड्री कहां तक है, और जुरिसडिक्शन का मतलब है कि उनका अधिकार, उस राज्य का अधिकार
उसकी बाउंड्रियां जहां तक होगी वहां तक उसका क्या होगा, अधिकार होगा। तो 28 राज्य है और आपको सबको पता है कि 28 राज्यों की अपनी बाउंड्रीज है, हर एक राज्य की अपनी बाउंड्रीज है, और उस राज्य का जो भी कानून है या कुछ भी नियम बनाएगा वो कहां तक लिमिट रहेंगे, वो उस राज्य तक ही लिमिट रहेंगे। तो पहला शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा है? नेम ऑफ द स्टेट्स, जो 28 राज्य है उनके बारे में बात कर रहा है, और साथ में उनका टेरिटोरियल, टेरिटोरियल का मतलब है कि जितना उनका क्षेत्र है, जितनी उनका दायरा है या उनकी सीमाएं जहां तक जाती है उसके बारे में बात करेगा। और राज्य, जो राज्य रहेगा वो राज्य वहां तक ही अपनी सीमा तक ही क्या बना पाता है, कानून बना पाएगा, वहीं तक उसका क्या होगा, न्यायिक अधिकार क्षेत्र भी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा इसी के अंदर, इस पहले शेड्यूल के अंदर और क्या है, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, कि जैसे कि 8 यूनियन टेरिटरीज है एंड देयर एक्सटेंट, कि ये कहां तक जाती है, इनकी सीमाएं कितनी है, उनके बारे में कौन बात करेगा, पहला शेड्यूल। तो लिखिएगा पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, इसमें है नेम ऑफ द स्टेट्स, ऐसे ब्लैक नजर आ रहा है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, शेड्यूल बनता है। सामने लिखा था फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल। आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ भी आगे लिखना है। नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सेकंड इसी में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर और क्या है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी आ रहा है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। पहला शेड्यूल ये है, तो जल्दी लिखिए, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, साफ साफ लिखना है। फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्लियर हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड जो शेड्यूल है बेटा वो किसके बारे में बात करता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द, आपके पास एम्प्लॉयमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलरीज। फिर क्या है, अलाउंसेस, अलाउंसेस को क्या बोलते हैं, भत्ते, आप ऐसे लिख सकते हैं भत्ता। प्रिविलेजेस, ये कुछ तरह के विशेष अधिकार होते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विशेष अधिकार। अब यहाँ पे याद रखना, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि जो शेड्यूल 2 है वो किसकी सैलरी के बारे में बात कर रहा है, अलाउंसेस का मतलब है किसके भत्तों के बारे में बात कर रहा हो, और साथ में किसके विशेष अधिकार के बारे में जो आपके पास दूसरी अनुसूची है वो बात कर रही होगी। ये किसके बारे में बात कर रही होगी बेटा, सबके बारे में बात नहीं करती। किसके बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जो हमारे क्या रहने वाले, जितने भी गवर्नर रहने वाले राज्यों की, और दूसरा आपके तीसरे कौन है आपका, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उसके बाद क्या है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है जितने भी विधानसभा क्षेत्र, जितनी विधानसभाएं होगी 28 के 28 राज्यों में, उनके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में ये बात करेंगे। साथ में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ एक ऐसे राज्य होंगे जहां पर विधानसभा के साथ साथ क्या होती है, विधान परिषद भी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या है, विधानसभा है। कुछ एक बड़े राज्य है, वहां पर विधानसभा के साथ क्या मिलेगी आपको,
विधान परिषद भी देखने को मिलेंगे। आगे इसमें डिटेल में आएगा, हम इसको पढ़ेंगे। साथ में और किसके बारे में बात करेंगे? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये लॉ आइटम, इनके बारे में इनको दिए जाने वाला जो आपके पास भत्ता रहेगा, सैलरी रहेगी, और इन्हीं के विशेष अधिकार वो कहाँ पे लिखे जाएंगे? शेड्यूल 2 के अंदर लिखे जाएंगे। सबके नहीं है। अगर आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री का है, नहीं, प्रधानमंत्री का यहाँ मेंशन नहीं किया गया। इसका मेंशन किया गया प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और उसके बाद क्या है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब यहाँ पे आपने इसमें परेशान नहीं होना बेटा। जो यहाँ पर आप सोचेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में तो बात की गई है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो बात की नहीं है। लेकिन जो चेयरमैन रहेंगे किसके? राज्यसभा के, वो कौन रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। इसलिए उनके बारे में भी यहाँ पे उनका उल्लेख है जरूर, लेकिन किस बेस पे है? चेयरमैन के आधार पर। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, एंड सो ऑन। यहाँ पे जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर से लेकर लास्ट में कहां तक? कैग के बारे में बात किया गया है अंत में। इससे बाहर अगर कभी पेपर में आ जाए कि सेकंड शेड्यूल में किसके बारे में बात नहीं किया गया, तो आप ये थोड़ी सी ध्यान रखें। अगर आप देखेंगे तो जनरली गवर्नर ऑफ स्टेट आपके पास हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके पास हेड ऑफ कंट्री आ जाएगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी क्या है? आपके पास हेड ही है, अपनी लोकसभा के, और चेयरमैन आपके पास राज्यसभा के। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के हेड रहने वाले, विधान परिषद के हेड रहने वाले। उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहने वाले, हाई कोर्ट के जजेस रहने वाले। इनकी सैलरी, इनके भत्ते और इनके पास जो विशेष अधिकार है वो स्पेशली कहां पर मेंशन किए गए हैं? अनुसूची 2 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन किए गए हैं। ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। जूम करना है तो मैं इसका जूम कर देता हूँ आप लोग की। अब लास्ट में नजर आ रहा है पीछे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लिख सकते हैं आप, हाई कोर्ट को ऐसे लिख लें।
अब जो थर्ड शेड्यूल है, देखो बेटा पहला शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा था, मेन और आपके पास किसके रहेंगे स्टेट्स और साथ में क्या रहने वाला है यूनियन टेरिटरीज। सेकंड किसके बारे में बात कर रहा है सैलरी अलाउंसेस और किस बारे में बात कर रहा है स्पेशल जो प्रिविलेजेस है उसके बारे में बात कर रहा है। अब जो थर्ड शेड्यूल है भारत का जो संविधान है उसका जो तीसरी जो अनुसूची है किस बारे में बात करती है, वो बात करती है ओथ के बारे में। ओथ का मतलब होता है बेटा यहाँ पे शपथ, किस तरह की शपथ हो रहेगी या ओथ रहेगी, और अफर्मेशन किस तरह का अफर्मेशन रहेगा उसके बारे में बात कर रहा है। जनरली किसके बारे में ओथ के बारे में। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि किन किन कौन कौन से पदों पर रहने वाले लोग और उनकी ओथ के बारे में शेड्यूल 3 के अंदर बात किया जाएगा या जिक्र किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए बेटा फॉर्म ऑफ ओथ किस तरह का इनका ओथ रहेगा, किस तरह की इनकी शर्त रहेगी। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रहने वाले हैं वो यूनियन मिनिस्टर, जितने भी हमारे देश के केंद्रीय मंत्री रहेंगे यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जितने भी कैंडिडेट रहने वाले इलेक्शन वाले, और साथ में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं, साथ में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग, फिर से आ जाओ कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जितने भी केंद्रीय मंत्री रहेंगे, साथ में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट संसद के जितने भी सदस्य, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको क्या लिख दीजिएगा बेटा CAG, बना लीजिए उसको बना दीजिए क्या CAG। इसको क्या लिख दीजिए। उसके बाद इसमें और कौन आने वाले बेटा स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के जितने भी मंत्री रहने वाले हैं, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन और जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें रहने वाले आपके पास स्टेट मिनिस्टर, जितने भी राज्य में मंत्री रहेंगे, और साथ में जितने भी मेंबर रहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जितने भी जजेस रहने वाले हैं हाई कोर्ट में, उन सभी की शपथ के बारे में बताया जाएगा। अब फोर्थ शेड्यूल लिख लो साथ में। फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची किस बारे में बात करती है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है कि कितनी सीटें किस राज्य को मिलेगी, किस स्टेट को कितनी मिलेगी और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट मिलेगी, किसकी राज्यसभा की। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक यूनियन टेरिटरी को मिलनी, और किस स्टेट को कितनी सीटें राज्यसभा की मिलेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये भी किसमें
लिखा गया है आपके पास चौथी शेड्यूल। जैसे राज्यसभा की कितनी सीट्स है हिमाचल प्रदेश की? 3 सीट्स। तो ये राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन से शेड्यूल के अंदर मिलेगा? चौथे शेड्यूल। अब आपने देखो पहला जो शेड्यूल था उसमें किसके बारे में बात करते हैं? नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, लगभग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड जो आपके पास शेड्यूल उसमें किसके बारे में बात कर रहे थे? सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो लिस्ट थी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इन सब के बारे में बात किया गया। थर्ड शेड्यूल में किसके बारे में बात किया गया? ओथ के बारे में, कि किस तरह की शपथ किसको दी जाएगी, और उसमें बहुत सारी वेराइटीज मिली यूनियन मिनिस्टर से लेकर आपको बहुत सारी चीजें वहां पर बताई। और चौथा जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। और कई बार सीधे पेपर में सवाल आ जाता है कि शेड्यूल 4 किसके बारे में बात करेगा? अनुसूची 4 में क्या लिखा है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बात की। लेकिन अब ये जो 5वां शेड्यूल है, लिखिए जरा 5th शेड्यूल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Provision relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes, काफी इंपॉर्टेंट है ये शेड्यूल। ये शेड्यूल है इंपॉर्टेंट है। Administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. अब जरा समझना बेटा, अब यहाँ पे जरा समझना क्या है, पहले ये याद रखना बेटा कि शेड्यूल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया ये होता क्या है। अब यहाँ ये बात क्या जा रहा है कि ये बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन चलाना हो या किसी तरह का कंट्रोल करना हो, कहाँ पर? शेड्यूल एरिया के अंदर या ट्राइबल, उसके बारे में ये पूरे का पूरा शेड्यूल बात कर रहे हैं। पहले ये समझते कि शेड्यूल एरिया क्या होता है। अब समझना जरा, कोई भी एरिया, एनी एरिया, अगर ये किस तरह से है आपके पास, ये अगर आपके पास कैसा है, सोशली कैसा रहेगा बेटा? बैकवर्ड रहेगा। सोशली बैकवर्ड का मतलब क्या है? सामाजिक रूप से क्या रहेगा? पिछड़ापन रहेगा। कि आसपास के जो क्षेत्र है वो ज्यादा सोशली डेवलप है। वो क्या है? ज्यादा सोशली डेवलप है। और ये वाला जो एरिया है वो कैसा है? सोशली अंडर डेवलप है। सोशली बैकवर्डनेस से क्या समझते हैं? क्या होता है सोशली बैकवर्डनेस? मतलब जो सोसाइटी का बाकी हिस्सा है, जो बेल्ट एरिया है, यहाँ पे मतलब इनको बेसिक फैसिलिटीज उस लेवल पे नहीं है और थोड़ा सोसाइटी से ये पिछड़ गया है। मतलब इसका मतलब है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो आज की सोसाइटी है, इनका स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, या इनकी जो धारणा है सामाजिक तौर पर शादी करने का रिवाज, या मैरिज शादी हो गया, डाइवोर्स का रिवाज, खाने पीने का, रहन सहन का, वो कैसा है? वो अप टू द मॉडर्न नहीं है, जो अभी तक नहीं है। इनकी अपनी प्रथाएं हैं और ये कैसे है? थोड़े से वहां पर क्या है? उनके पिछड़े हुए। इन्हें क्या बोल सकते हैं हम? इस तरह का सोशली बैकवर्डनेस बोल सकते हैं। साथ में सेकंड चीज क्या होगी? एजुकेशनली बैकवर्ड। वो कैसा है कि बाकी क्षेत्रों से वहां पर शिक्षा की क्या है? कमी है, या तो ऐसा मान लीजिए जियोग्राफिकल कंडीशन ही इतनी खराब है कि वहां पे एक्सेस बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है, या पूरा एरिया एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा, शिक्षा नहीं मिल पा रही जितनी मॉडर्न जमाने में जो अभी अप टू लेवल है वो नहीं वहां पे मिल रहा, प्रदान नहीं हो पा रहा। तो सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड है इकोनॉमिकल। अगर इकोनॉमिकली भी क्या है वहां पर बैकवर्डनेस है, मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस का मतलब है
वहां पे इतने संसाधन नहीं है या पर्याप्त संसाधन उनको नहीं मिल पा रहे ताकि वो अपना आर्थिक रूप से वो क्या कर पाए, अपने आप को सक्षम कर पाए। तो ऐसे एरिया को, ऐसे जियोग्राफिकल टेरिटरी को, ऐसे किसी क्षेत्र को, ऐसे जियोग्राफिकल टेरिटरीज को जहां पर सोशली बैकवर्डनेस है और क्या है, एजुकेशनली बैकवर्डनेस है और तीसरा क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, उस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, शेड्यूल्ड एरिया बोल देंगे। और उस एरिया में, उस जगह में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, उस जगह की जो आबादी है, उस जगह में जो आबादी है, आबादी अगर कैसी रहेगी, सोशली बैकवर्ड रहेगी उस क्षेत्र की आबादी, और कैसी रहेगी, एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगी, और कैसी रहेगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेगी, उन्हें क्या बोला जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब बोला जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका शेड्यूल्ड ट्राइब ही रहे, कोई और भी रह सकता है, कोई और भी वहां पे रह सकता है, लेकिन वहां पे ज्यादा संख्या किसकी होगी, ज्यादा लोग किस तरह के होंगे, जो कैसे होंगे, सोशली बैकवर्ड, और कैसे होंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड, और कैसे रहेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। उस एरिया को क्या बोल सकते हैं हम, किस तरह का बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है जी, तो आप ऐसे लिख लीजिए बेटा, शेड्यूल एरिया के नीचे ऐसा बना है, किस एरिया को हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या होगा, सोशली बैकवर्ड होगा, एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, और इकोनॉमिकली क्या होगी, बैकवर्डनेस। जैसे आपने देखा होगा कि सिरमौर में अभी हाटी ट्राइब को जो डाला गया है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाला गया, एसटी का दर्जा दिया गया है, वो भी 5वें शेड्यूल के अंदर ही आता है, लेकिन अभी हाईकोर्ट में इसका पूरा केस चला हुआ है। और ये शेड्यूल एरिया, इस तरह के जो क्षेत्र है, इस तरह का जो एरिया है, ये भारत में 10 स्टेट्स में, 10 राज्य में ये शेड्यूल एरिया है, ये भी ध्यान रखना, इन 10 स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के 10 राज्य है जहां पर शेड्यूल एरिया है, उनमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। स्टेट ऑफ इंडिया। और ये समझ में आ गया कि पॉपुलेशन जो है उसको क्या बोला जाएगा, लिख दिया आपने था। अब यहां भी वो चीज आपको थोड़ा समझने वाली है बेटा, कि एक चीज आपने समझ लीजिएगा कि किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करता है, याद रखना, किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है तो वो कौन करेगा, वो डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। राज्यपाल के सुझाव पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करेगा। लेकिन डिक्लेयर कौन करता है, अल्टीमेटली पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। और भारत के अंदर 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, शेड्यूल्ड एरिया है।
क्या लिखेंगे हमने? अब यहाँ पे कौन चीज ध्यान रखना बेटा कि जो ये शेड्यूल्ड एरिया है ये बाकी जगहों से कैसे अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक काउंसिल होती है जिसे बुलाया जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। टैग बोलते हैं इसको, ट्राइबल यहां क्या होता है बेटा, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है और लगभग 20 लोग इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में होते हैं, 20 पीपल होते हैं। और ये किसको एडवाइस देते हैं? ये एडवाइस देते हैं, एडवाइस किसको देते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट को। उस राज्य के गवर्नर को ये क्या करेंगे? सलाह देंगे कि भैया अगर आपने हमारे एरिया में कोई भी कानून बनाना है, किसी कानून को लागू करना है या कोई भी डेवलपमेंट के कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सलाह किसकी ली जाएगी? इस टैग की ली जाएगी। एक टैग बनाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोला जाता है। और इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सलाह पर ही कौन काम करता है? गवर्नर काम करता है। इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी तो नहीं होती है लेकिन इसका काम होता है एडवाइजरी बॉडी, सलाह देती है किसको? गवर्नर को, ठीक है, राज्यपाल को। और राज्यपाल साथ में स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये भी कंसर्न करेगा कि भैया जब आप कानून लगा रहे हैं या सेंटर का कोई भी कानून इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो इससे भी क्या कर दिया जाएगा? पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये शेड्यूल एरिया है और मेनली इस एरिया को डिक्लेयर करने का मकसद ये था कि जो कल्चर है उस जगह का जहां पर ये ट्राइब्स रहते हैं उसका कल्चर, उसकी लैंड, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाए? बचाया जा सके। इसीलिए इस एरिया को क्या डिक्लेयर किया जाता है? शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद 6th शेड्यूल, इसको लिखिए। 6th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है बेटा? प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये स्पेशल प्रोविजन है। अब ये 4 राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन है। इसको याद कैसे रखा जाए कि जो ये 6ठे शेड्यूल है इसके अंदर कौन से 4 राज्य आते हैं? तो इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। असम में 3, ऐसे याद रख लीजिए। असम में 3 कभी नहीं भूलेगा। असम आ गया, में ऐसे लिखेंगे आप तो में से क्या बन जाएगा? मेघालय। त्रि से क्या बन जाएगा? त्रिपुरा। नी से क्या बन जाएगा? MI लिखो, ME वाला लिखना, नी, ये वाला तो इससे क्या बनेगा? मिजोरम। असम में 3, ऐसे आपको बहुत सरल तरीके से याद रह जाएगा। असम में 3, तो इसके अंदर वो सारे राज्य आ जाएंगे जो किसके अंदर मेंशन किए गए? 6th शेड्यूल के अंदर किए गए। और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। ये भी बेटा क्या है आपके पास? ये भी ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर भी कैसे ट्राइबल लोग रहते हैं लेकिन इन जो ये 4 राज्य है इन 4 राज्यों के पास एक स्पेशल पावर रहती है जो 5वें शेड्यूल से ज्यादा रहती है। यहां पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का आता है, जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट आया था TAC का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। यहाँ क्या होती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ यहाँ पर ये 6th का चलो। हाँ 6th इनके पास क्या होती है? इनके पास पावर ज्यादा होती है। इनके पास यहाँ पावर क्या रहती है? इनके पास पावर रहने वाली बेटा उसका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पावर क्या होती है? पावर विद ट्राइबल ये अपना लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, कानून बनाने की
पावर भी इन्हीं के पास होती है वहां पर अपने एरिया से रिलेटेड। लैंड रिलेटेड पावर ये भी इनके पास ही होती है। थोड़ी बहुत जुडिशरी की पावर, न्याय देने की पावर भी इनके पास होती है। अगर आप पिछली तरफ देखेंगे 5वें शेड्यूल में देखेंगे तो वहां पर सिर्फ एडवाइस की पावर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के कॉन्सेप्ट में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं अपनी शक्तियां जो उनके पास है, वो उनके हाथ में ही रहने वाली है। इसमें 30 मेंबर रहते हैं, कई जगह में 26 भी है, लेकिन 30 जनरली मेंबर रहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने क्षेत्र के लिए खुद कानून बना सकते हैं, अपनी जमीनों को लेकर खुद कानून बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत जुडिशरी न्याय देने का काम भी ये खुद कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है 6th शेड्यूल का, अगर आपने देखा होगा जो लद्दाख वाला प्रोटेस्ट चला हुआ है, वो भी लद्दाख भी चाहता है कि हम किस में डाला जाए, 6th शेड्यूल। उसका फायदा क्या होगा कि उनके पास ज्यादा पावर आ जाएगी, इससे रिलेटेड अपना लीगल फ्रेमवर्क कर सकते हैं, अपने लिए कानून बना सकते हैं, साथ में लैंड रिलेटेड पावर जो रह सकती है वो भी आएगी, और साथ में किससे रिलेटेड जो पावर है, जुडिशरी से रिलेटेड जो पावर है, वो भी क्या रहेगी आपके पास जनरली यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, किसके अंदर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के। तो ये इसीलिए क्या है कि 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल जो है वो क्या रहने वाला है, अलग रहने वाला है। और इस 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, वो आने वाले 4, जिसको आपने याद कैसे रखना है, असम में त्रिमी, असम क्लियर हो गया, मी से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से क्या हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, 7th शेड्यूल है, और इसमें सिर्फ आप क्या लिखिएगा, लिस्ट लिखिएगा। आपने क्या करना है, लिस्ट ऐसे लिखना, आगे जाकर हम लिस्ट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और लिस्ट में आपके पास स्टेट लिस्ट हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा। दूसरा आपने लिखना है यूनियन लिस्ट, और तीसरा लिखना है आपने कॉन्ग्रेंट लिस्ट, 3 लिस्ट। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और बाकी आप इसमें लिख सकते हैं सब्जेक्ट कितने हैं वो भी लिख सकते हैं। यूनियन लिस्ट में और 97 थे, अब 98 है। स्टेट लिस्ट में पहले 59 थे और 66 थे। मैं आगे जाके डिटेल में करवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और 8वां शेड्यूल इसमें लिखिएगा बेटा, लैंग्वेज। 8वें शेड्यूल के अंदर क्या है, भाषा है, सिर्फ लैंग्वेज लिखना आपने, बाकी तो कुछ लिखना। 8वें शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज है। कितना लिखते हैं 8वें शेड्यूल में, सिर्फ आपने क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखना है। 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज लिखिए, सिर्फ छोड़ दीजिए, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेज, भाषा। अब यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में उस समय कितनी भाषाओं का उल्लेख था, सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। और आज कितनी भाषा है, आज 22 है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना बेटा, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ेगी हमारे 8वें शेड्यूल में, वो जोड़ेगी आपका सिंधी। ऐसे लिखिएगा बेटा, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ेगी, सिंधी जोड़ेगी। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वो था आपके पास
21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कौन सा? 1967। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी। और किस संविधान संशोधन के तहत? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। 14 भाषाएं पहले थी, 14 भाषाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी। और उसके बाद 3 भाषाएं और जुड़ी, कौन सी आपस? 16वीं, 17वीं और 18वीं। 3 भाषाएं और जुड़ी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना आपने कौन माने, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे याद रखिएगा। 3 भाषाओं को याद रखने के लिए क्या लिखना है आपने? कौन माने। 3 भाषाएं जो और है वो जुड़ी है, जो वो कैसे लिखेंगे, कैसे याद रखेंगे? कौन माने। कौन से बेटा, कौन से बनेगा? कोंकणी। क्या बनेगा बेटा? कोंकणी। कौन माने? कोंकणी। मां से बनेगा बेटा मां, मां बन गया। फिर ऐसे लगा दो मणिपुरी। ने, ऐसे ने लिखेंगे तो NE, ने बना, इसे क्या बन जाएगा? नेपाली। कौन माने। इसे 3 भाषाएं सीधी होगी आपके पास, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और किस संविधान संशोधन के तहत बेटा? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा रहने वाला है? 1992। इसके तहत 3 भाषाएं जुड़ी। कौन माने? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कौन माने याद रह जाएगा। कौन से क्या बन जाएगा? कोंकणी। मां से क्या बन जाएगा? मणिपुरी। ने से क्या बन जाएगा? नेपाली। 3 भाषा। और कौन सा संविधान संशोधन है बेटा? 71st कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद जो है वो जो भाषाएं रहेगी 19, 20, 21, 22। तो इसको याद रखने का तरीका है बेटा BDMS। मैंने ऐसे याद रखा है BDMS करके, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा BDMS करके। बोलो आपके पास अभी है डोंगरी। M से यहाँ पे क्या है? मैथिली। और ऐसे आपके पास संथली, आपके पास संथाली, आप लिख सकते हैं BDMS करके। बोलो, डोंगरी, मैथिली और संथली। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है बेटा, ये जोड़ी गई आपके पास 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। 2003 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये याद रह जाएगी बेटा जो भाषा है आपको। तो इसमें आपने 15वीं भाषा कौन सी है? 15वीं भाषा आपकी होने वाली सिंधी। 16वीं से लेकर आपको कौन माने और BDMS, सारी भाषाएं क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन माने? कोंकणी, मणिपुरी और क्या होगी? नेपाली। BDMS से बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या है? संथली। सारी भाषाएं आपको क्लियर होगी। संविधान संशोधन सिंधी के लिए कौन सा हो गया? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके पास कौन सा? 1967। सेकंड के लिए आपके पास कौन सा हो गया? 71st 1992। और अगले के लिए क्या होगा? उत्तर का तो 92 का 2000। इस तरह से आपका सारा ये होने वाला है। उसके बाद बेटा 9th जो शेड्यूल है, इसमें सिर्फ आप इतना लिखे एक्ट एंड रेगुलेशन। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इतना सही लिखना 9th शेड्यूल में। इसमें लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सारा है। मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या चीजें रहती है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 10th में सिर्फ बेटा आप इतना लिखना है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल नियम होता है।
एंटी एंटी मत कर देना, एंटी ए एंटी ए एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th में सिर्फ ये लिखना एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th में चले एक्ट एंड रेगुलेशन का लिख लीजिए। 10th में आपने लिखना है एंटी डिफेक्शन, और 11th में लिखना है आपने PRA पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती लिख लो, पंचायती राज सीख लीजिएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 11th में। और 12th में 12 में लिखना आपने म्यूनिसिपैलिटीज, क्योंकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 8 थी, उसके बाद 9th 10th 11th 12th 4 और शेड्यूल जोड़े गए समय के साथ। इसमें लिखना आपने म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी ठीक है।